प्रिय विद्यार्थियों, आपका एमए उत्तरार्ध की इस व्याख्यान माला में स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने दलित साहित्य में स्वानुभूति बनाम सहानुभूति बिंदु पर चर्चा की थी। आज आगे बढ़ते हुए हम दलित साहित्य की जो विविध विधाएं हैं या हिंदी साहित्य की जो विविध विधाएं हैं उनमें जो दलित साहित्य लिखा गया है उस पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी विचार हो, कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, यदि वो साहित्य में आती है तो किसी एक विधा को लेकर के नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर होता है या ये अवश्य ही होता है कि कुछ विधाओं को वो अधिक उपयोग में लेते हैं क्योंकि वो उनके अनुकूल होती है। तो ये एक यहाँ सवाल भी उठता है और फिर उसका जवाब भी मिलता है कि जो अनुकूल विधाएं होती है किसी विचार के, तो उन विधाओं में वह विचार अधिक प्रतिफलित हमको दृष्टिगोचर होता है। और इसी तरह से साहित्य, जो दलित साहित्य है या दलित विमर्श है, वो भी आपको विविध विधाओं में जो हिंदी साहित्य में वर्तमान रही हैं उनमें उपलब्ध हो जाता है। तो आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा करते हम आगे चलते हैं कि 1960 के आसपास दलित साहित्य जो है अपना स्वरूप पकड़ने लग गया था। खासतौर से मराठी साहित्य में, जिसे हम अस्मिता दर्श नामक जो एक नियतकालिक पत्रिका थी, उसमें कुछ कहानीकारों के, कुछ समालोचकों के कहानियाँ और निबंध इत्यादि जो है छपते थे। तो वहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि ये जोर पकड़ चुका था। लेकिन असल में प्रारंभ इसका माना जा सकता है या प्रेरणा जहाँ से प्राप्त हुई वो माना जा सकता है भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित स्वयं की जो आत्मकथा थी उनकी, मी कसा झाला मैं कैसे बना, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि वहाँ से ये आत्मकथाओं का प्रारंभ माना जा सकता है। तो ये सबसे पहले हम आत्मकथा पर आएंगे कि दलित साहित्य में पहले भी जब हम चर्चा की है हमने, तो ये कहा है कि आत्मकथा को सबसे महत्वपूर्ण अंश माना गया है दलित साहित्य का। क्यों? क्योंकि वो स्वयं द्वारा अनुभूत है। कहानी में स्वयं अनुभूत हो जरूरी नहीं है, कविता में स्वयं अनुभूत हो जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मकथा तो निश्चित तौर पर स्वानुभूति की पूरी एक सच्ची तस्वीर हमारे सामने होती है। इसलिए उसको सबसे अधिक महत्व दलित साहित्य में दिया गया है। तो उसके बाद से दयापवार की जो है वलूत नामक एक जो आत्मकथा आई, फिर प्राई सोन कांबले की जो है आत्मकथा आई। इसके अलावा बेबी कांबले, शांताबाई, मुक्तास गौड़ और कौशल्यावैत्री आदि की आत्मकथाएं भी आई। 90 दशक में हिंदी में भी आत्मकथा का दौर लिखा जाना प्रारंभ हो गया था, जो कि माना जा सकता है कि राजकिशोर ने जो संपादित किया था हरिजन, उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो आत्मकथा के अंश छपे थे, वहाँ से हम कह सकते हैं कि हिंदी में भी आत्मकथा लेखन को दलित साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने लग गया था। इस प्रकार से 1995 में मोहनदास नैमिषारण्य की जो आत्मकथा है वो भी आई, अपने अपने पिंजरे, जिसका नाम इन्होंने रखा। 1978 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो जूठन है और माता प्रसाद की आत्मकथा झोंपड़ी से राजभवन जो है, D.R. जाटव की मेरा सफ़र मेरी मंजिल जो है, इस तरह से ये बहुत से लेखकों की आत्मकथाएं यहाँ हमको मिलती है जो कि दलितों द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अपने अपने पिंजरे हैं, जूठन है, आप ले सकते हैं। उसके बाद सुखदेव त्यागी जो है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। दोहरा अभिशाप है, तिरस्कृत है, ये कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं जिनको कि हम दलित साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं। फिर आते हैं एक दूसरी विधा, दलित कहानी।
वैसे कहानियों में, साहित्य में कोई ऐसी हम वर्गीकरण कर नहीं सकते, लेकिन जब हम बात दलित विमर्श पे कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि दलित के द्वारा दलित के बारे में जो बात की जा रही है कहानी के माध्यम से, तो उसे हम दलित कहानी कह सकते हैं। दलित कहानी की वास्तविक चिंता जो है वो अपने समाज को पराधीनता की जो अन्य परंपराएं थी उनसे मुक्ति दिलाने की है। समाज में जो बंधन आ गए थे दूसरे बड़े समाज का, जिसे हम कह सकते हैं जो मजबूत समाज था, उसका जो अन्याय था, शोषण था, उससे मुक्ति दिलाने की दलित कहानियों में एक कसक दिखाई देती है। और इसमें उन लोगों को जिन्हें कि भारतीय समाज की मुख्य धारा से अस्पृश्य और कमज़ोर बनाए रखा गया, और मुख्य जो वर्गवाद रहा, जो जातिवाद रहा, जिसने उनका शोषण किया, इनका निरंतर निम्न स्थान करके रखा। हिंदी के दलित लेखक जो है उन्होंने जो साहित्य लिखा उसमें इन्होंने इसी बात को उठाया है, और उसमें उन्होंने भाषा वगैरह का ध्यान भी जो इस तरह से रखा है कि दलितों की बात दलितों की भाषा में कही जा सके। जो ज्योतिबा फुले इत्यादि जो हैं इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने वालों में हम उनको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, शिवराज सिंह बेचैन, दयानंद बटोही इत्यादि नाम भी आप प्रमुख रूप से ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कहानियाँ जो इस युग की प्रमुखतः हम कह सकते हैं दलितों की कहानियाँ, दलितों के लिए, दलितों द्वारा, वो है 25 चौका 150 जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी, टिल्लू का पोता जो सूरजपाल चौहान ने लिखी, शोध प्रबंध शिवराज सिंह बेचन द्वारा लिखी गई, सुरंग जो है दयानंद बटोही द्वारा लिखी गई। इस तरह से सुशीला टाक भोरे ने सिलिया नामक एक कहानी लिखी। तो इस तरह से बहुत सी कहानियाँ विविध लेखकों द्वारा लिखी गई जिन्हें हम दलित कहानियों के अंतर्गत रख सकते हैं, जिन्होंने दलित विमर्श को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। फिर आते हैं दलित कविता पर। हम जानते हैं कि परिवर्तन एक अवश्यंभावी तथ्य होता है, और ये भी जानते हैं कि ये परिवर्तन जो है, सामाजिक परिवर्तन जो है, केवल विचारधारा और आकांक्षाओं से ही नहीं होता। परिवर्तन के लिए संगठन चाहिए। साहित्यिक आंदोलन जो है बिना संगठन के केवल साहित्यिक आंदोलन बन के कोई भी चीज़ सार्थक नहीं हो सकती। तो ये सामाजिक जो राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन थे वो इस दृष्टि के साथ जुड़ते हैं। ये कह सकते हैं मराठी में ये चेतना जल्दी आई और हिंदी साहित्य में चेतना थोड़ी सी बाद में आई। तो साहित्य में जब भी दलित चेतना की अभिव्यक्ति हुई है तब वह जनपदीय बोलियों या लोक भाषाओं के साहित्य में ही हुई है। हम जानते हैं कि दलित बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता और बहुत उच्च श्रेणी का साहित्य समझने की क्षमताएं भी उस वक्त तक उसमें नहीं थी। तो उसको जागृत करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करना चाहिए वो प्रयोग इन कविताओं में भी हुआ। हीरा डोम की जो कविताएं हैं जैसे अछूत की शिकायत इत्यादि, तो उनमें हमको इस तरह की भाषा और इस तरह की जागृति हमको पूरी तरह से दिखाई दे जाती है। इसके अलावा जो है आप मोहन नैमिषारण्य के शब्द जो हैं कविताओं में भी आपको ये चीज़ मिल जाती है। कमल भारती की कविताएं भी इसके लिए हमारे सामने अपना तथ्य जो है रखती है, अपने विचार रखती है। सोनपाल सुमनाक्षर की कविताएं भी हमारे सामने इन चीज़ों को रखती है। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोगों ने कविताएं लिखी। डॉक्टर NK सिंह ने भी लिखी, और भी बहुत से जो है। कमल भारती जैसे एक जगह कहते हैं कि चिड़िया भूखी थी इसलिए गुनहगार थी, मारी गई वह चिड़िया जो भूखी थी। तो अब देखिए इसमें एक चिड़िया के माध्यम से दलित की बात को कहने का प्रयास किया गया है। इसी तरह जयप्रकाश करदम की जो बगिया के पेड़ हैं, बगिया के पेड़ भी अब दरख्त हो गए हैं, इनमें भी जो है ये काफ़ी बातें जो हमको कही गई है। संत रविदास ने तो 15वीं सदी में ही कह दिया, चाहूँ ऐसा राज गए जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रैदास कहे प्रसन्न।
अंबेडकर जो है वो भी आश्वस्त करते हुए कविता के माध्यम से कहते हैं, जो मुक्ति संग्राम लड़ा था तुमने वह जारी रहेगा उस समय तक, जब तक कि हमारे मुरझाए पौधों के हिस्से का सूरज उग नहीं जाता। तो इस तरह से बातें हैं। यहाँ तक कि आरक्षण की बात भी कविताओं के माध्यम से जयप्रकाश करदम जो है वो कहते हैं, तुम्हारा आरक्षण उचित है और मेरा आरक्षण अनुचित, अब हर क्षेत्र में होगी समान रूप से हिस्सेदारी। तो आरक्षण के माध्यम से समाज में जो उपलब्धियां हैं उनमें भी हिस्सेदारी दलित मांग रहा है। ये कविताओं का एक मुख्य जो है अंश हम कह सकते हैं। इसके साथ ये तो 3 जो प्रमुख विधाएं थी उनमें दलित साहित्य लिखा गया, अन्य में भी लिखा गया, लेकिन प्रमुखतः इनमें ही लिखा गया। अब आते हैं दलित साहित्य की कुछ विशेषताओं के बारे में। सर्वप्रथम तो हम एक सामान्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे, फिर मूलतः भाषा में और भाषा के अलावा बिंब है, प्रतीक और मिथिक इत्यादि है, उनमें जो परिवर्तन आया है या दलित साहित्य में वो जो प्रयोग में लिए गए हैं उन पर एक चर्चा हम करेंगे, जो अगले व्याख्यान में होना संभव है, इस व्याख्यान में संभव है। उसके बाद दलित विमर्श हमारा पूर्णता की तरफ अग्रसर हो जाता है। निबंध संबंधी जो बात है, दलित साहित्य की शिल्पगत जो विशेषताएं हैं उनमें अक्सर एक आरोप लगता रहा है और समीक्षक ये आरोप लगाते भी रहे हैं, और विशेष रूप से गुणवत्ता पे, भाषा पे, शिल्प पे, और उसके आधार पे ये दलित साहित्य को खारिज भी करते रहे हैं कि ऐसा साहित्य नहीं हो सकता, ये साहित्य असल में है ही नहीं क्योंकि इनकी भाषा है, इनकी गुणवत्ता है, इनका शिल्प है, वो साहित्य के अनुकूल नहीं है। हम यह कह सकते हैं और यह मान सकते हैं कि चलिए पुराने समय से भारतीय साहित्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से बहुत अधिक समृद्ध रहा है, उसमें एक समृद्ध परंपरा रही है और उसके अनुसार ही चलने की एक प्रवृत्ति भी रही है। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ या ऐसे लोगों को उस धारा में शामिल करने के लिए कहीं न कोई परिवर्तन तो करना पड़ेगा। तो यहाँ ये बात हम कह सकते हैं दलित साहित्य पर भी लागू हो जाती है। साहित्य की पहचान और परख जो अब तक पुरानी परंपरा है, उसमें रस हुए, छंद हुए, अलंकार हुए, बिंब हुए, मिथक इत्यादि हुए, वो सौंदर्य शास्त्र की कसौटी हुआ करती थी साहित्य की। और साहित्य को महान या श्रेष्ठ तभी माना जाता था जब वो इस कला के मानदंडों पर खरा उतरता। लेकिन दलित साहित्य की समस्या क्या थी कि दलित साहित्य इस मानवतावादी कला दर्शन को ही नकारता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है ये कला कोई चीज है ही नहीं इस तरह की। क्यों? क्योंकि इसकी सोच में साहित्य संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है, जो वाणी के माध्यम से या लेखनी के माध्यम से। ये नहीं कि कला का प्रदर्शन करना है, बल्कि वो कहता है कि भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है, विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है, आवश्यकताओं को प्रकट करने का माध्यम है, समस्याओं को उजागर करने का एक माध्यम है। इसलिए साहित्य का उद्देश्य, साहित्य एक उद्देश्य प्रधान विधि है, न कि कला। अतः जो लोग भाषा, शैली, शिल्प पर प्रश्न उठाते हैं उनको भी नकार देते हैं। ये इस भाषा, शैली इत्यादि की, शिल्प की कोई परवाह नहीं करते। बात आपकी जो आप कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो जानी चाहिए, इस पर अधिक ध्यान देते हैं, जिसमें कि दलित समस्याओं को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने रखा जा सके, दलित चेतना को आगे बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य जो है सामाजिक न्याय है और सामाजिक बंधनों से मुक्ति है, जो कि दलितों को उस बंधनों में रखा गया था उससे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दलित साहित्य की जो सौंदर्य शास्त्रीय अवधारणाएं हैं वो प्राचीन अवधारणाओं से थोड़ी हट करके अलग हो जाती है।
और इसीलिए जो सत्यम शिवम सुंदरम का जो एक हमारे यहाँ वाक्य चला आता है, उसमें ये कहते हैं कि दोनों तरह की सुंदर और असुंदर बातें शामिल होती है, न कि खाली सुंदर ही। और यही कारण रहा है कि जो पहले महान लोगों की चर्चाएं साहित्य में होती थी, महानायकों की बात होती थी, उदात्त भावनाओं की बात होती थी, दलित साहित्य ने उसकी बजाय इस बात पर अधिक ध्यान दिया जी कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय जो बात कहती है वही बात इस साहित्य में रखी जाए। ये नहीं कि आपने किसी बड़े नायक को ले लिया और वो जो करता है वही सही होगा। ये बातें सर्वसाधारण की जो भावनाएं होती है उन पर आधारित है, आम व्यक्ति की जो भावनाएं उस पर निर्धारित है। और ये कहते हैं कि जीवन का संघर्ष और जीवन का श्रम ही इस दलित साहित्य का असल सौंदर्य होता है। वो कहते हैं कि मानवीय सरोकारों से अलग होकर या दीन दुनिया से बेखबर होकर जो साहित्य आत्ममुग्धता से, रहस्यवादी दर्शन से, कलावादिता आदि से लेकर के रखता है वो साहित्य नहीं है, बल्कि जो दलित साहित्य है उसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अतः कुछ लोग जो या समीक्षक जो हैं वो दलित साहित्य को एक वैकल्पिक साहित्य भी कहते हैं और इसलिए कहते हैं कि इसके लिए अलग से सौंदर्य शास्त्रीय आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाना आवश्यक है, उसकी वकालत भी करते हैं। मुद्रा राक्षस का इस बारे में एक विचार है कि कोई भी नया कथ्य हो, कोई भी नई बात हो, वो अपने पूर्व की जो परंपराएं हैं, जो विचार है, उनसे विद्रोह करता है और जब उस परंपरा से विद्रोह करता है तो वह उतनी ही सीमा तक परंपरा का जो सौंदर्य बोध है, उसके जो मूल्य हैं, उनको भी तोड़ता है। और जब कोई चीज़ तोड़ता है तो निश्चित रूप से नई भी बनती है। तो दलित साहित्य की अपनी भाषा, अपने अलंकार शास्त्र और अपना छंद तंत्र बनता है। उसका उदाहरण हम कबीर के रूप में ले सकते हैं, प्राचीन काल में या मध्यकाल में यदि इतिहास की दृष्टि से देखें तो उन्होंने न तो संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया, न संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, न तात्कालिक जो बड़े बड़े छंद अलंकार या साहित्य शास्त्र का प्रयोग करके लोग साहित्य लिख रहे थे, उन सब को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने एक अपनी भाषा का आविष्कार किया जो कि एक आम आदमी की भाषा थी और उसी में उन्होंने बातों को बड़े स्पष्ट ढंग से कहा, जिसमें मात्रिक छंदों का, इनका सब का रूप जो है उन्होंने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दलित साहित्य अपने लिए सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा को ही अपनाता है और जो सामान्य बातें हैं जो पूर्व में नहीं थी उनको अपना करके एक नया मानदंड स्थापित करता है। यही इसकी विशेषताओं के अंतर्गत ले सकते हैं। आज इस विषय में हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और कल अंतिम जो हमारा इस संदर्भ में मैं जहाँ तक समझता हूँ व्याख्यान होगा, उसमें हम दलित साहित्य की भाषा और बिंब इत्यादि पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।